नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय हमारा 3 है मुद्रा और साख। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा का इस्तेमाल हमारी रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने बेचने पर सहमति रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। या अपने विनिमय का अलग अलग नजरिया बता रहे हैं। खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूप, ये देखो, प्रारंभिक आज सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने, फिर है गुप्तकालीन सिक्के, फिर आता तुगलक सिक्के, फिर आता अकबरकालीन सोने की मोहर, फिर आधुनिक सिक्का। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं की सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। करेंसी के बारे में पढ़ते हैं हम। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीज़ें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपये में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी भी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं?
वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी लेते हैं, सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतान करता है जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसे एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। चेक द्वारा भुगतान। जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। ये देखो ऐसे होता है चेक। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान के माध्यम से स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए जमा के बदले कोई भी मांग जमा में भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। चूँकि किसी विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसीलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधि के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमा करता है, जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। जमाकर्ता लोग जमा करते हैं, लोग धन निकालने में ब्याज पाते हैं, बैंक की आय बढ़ती है और लोग ऋण लेते हैं। कर्जदार की बात हो रही है। और लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं ऋण की क्या भूमिका होती है। त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से
ऋण लेता है। पहला, यह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। दूसरा है स्वप्ना की समस्या। एक छोटे किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाएं छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों खरीदने फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बेहतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ऋण की शर्तें क्या हैं? हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को पूरा रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणदार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणदार ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणदार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणदार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणदार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहाँ विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। विविध प्रकार के साख प्रबंधन एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे।
कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं। सहकारी समितियों से ऋण। दोस्तों आज यहीं तक पढ़ेंगे और बचा हुआ चैप्टर जल्दी ख़त्म करेंगे, साथ ही इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन भी देखेंगे। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।